नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी रोज़ बात हो रही है कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी बंद कर देगी। उससे क्या हम थोड़ा डीप बात कर लेते हैं इलेक्शन के बीच में क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सुप्रीम लॉ है भारत का। सबसे बड़ा जो भारत का कानून है वो संविधान है। ठीक, ये फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, ठीक, फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को, या इस्टेब्लिश करते हैं स्ट्रक्चर्स को, प्रोसीजर्स को और पावर्स एंड ड्यूटीज़ को सरकार की जो भी हैं। और ये आपको सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है। फिर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज़ बताता है सिटीजन्स के लिए बेसिकली। डेफिनेशन की बात करें तो कई सारे डेफिनेशंस थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए थे, पर एक जो इम्पोर्टेंट वाला है वो ग्रेसविल ऑस्टिन के द्वारा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे। उनका कहना था कि probably no other nation's constitution has provided so much impetus toward changing or rebuilding society for the common good। उनका कहना था कि भारत का जो संविधान है, इसके जैसा कोई भी संविधान विश्व में नहीं है जिसने इतनी रीबिल्डिंग सोसाइटीज़ को डिफाइन किया है अपने संविधान में। इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत की 26 नवंबर 1949 को, और यही दिन मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक, और ये इफ़ेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब ये डेट क्यों चूज़ की गई थी, इसकी कई परिताड़नाएँ हैं। तो मेन रीज़न जो है वो ये है कि 26 जनवरी 1929-30 को स्वराज वाला सिस्टम आया था, इसीलिए 26 जनवरी का इंतज़ार किया गया 2 महीने का एग्जैक्टली। दूसरा ये कि उस टाइम संविधान को लोगों तक पहुंचाने की कोई रिसोर्सेज थे नहीं, तो 2 महीने का टाइम लग गया था लॉजिकली। ये बेसिकली इस्टेब्लिश करता है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, उसके फाउंडेशंस को। ठीक, इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है संविधान का, जो हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताता है सरकार का। मेन ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों को ये इस्टेब्लिश करता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करता है सबको अपनी अपनी। ठीक, और रिलेशनशिप बताता है बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स में, मतलब ये जो 3 ऑर्गन्स है इनमें क्या संबंध है और सरकार और लोगों के बीच क्या है। ठीक, किस तरह से आप कौन से अप्रोच ले सकते हो। फीचर्स संविधान की क्या है, तो ये वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशन का एक एक्सटेंसिव फॉर्म है। ठीक, ये एनंशिएट करता है लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को ये एनंशिएट करता है। और ये इलेबोरेट करता है सिद्धांतों को जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एस्पिरेशंस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की, ठीक, या सोशल रिलेशंस को मजबूत करने की, सोशल वेलफेयर को इन्हेंस करने के लिए। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकती है, सिंपल मेजोरिटीज हो सकती है। मान लो 51:49% रेशियो रह गया है, ठीक, तो उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी आसान भाषा में। ठीक, 2/3 ऐसा कुछ डिफाइंड होता है, वो है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक, उससे भी कर सकते हैं दूसरे पे, या स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, या रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी यहाँ पे अपना योगदान दे सकती है। और ये प्रेसिडेंट को उसकी परमिशन के लिए भेजा जाता है लेटर ऑन। ठीक, ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कितने दिनों में बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लग गए थे 2 साल 11 महीने 17 दिन। बेसिकली इसको 18 दिन भी कहते हैं कई लोग, ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। ठीक, जो ऑप्शन में अवेलेबल होगा 17 होगा तो 17, 18 होगा तो 18। कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं होते, तो इस डाउट में मत रहना कि दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर दोनों होंगे तो आप 18 वाले पे जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के हिसाब से 18 है, एक्चुअल में 17 डिफाइंड है। ठीक, मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब पहली बार मिले थे 1946 में। मेंबर्स जो मिले थे ये मिले थे बेसिकली 9 दिसंबर को। ठीक, असेंबली शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया के तौर पे। ठीक, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, 14 को हमने शुरू कर दिया था। फंडामेंटल राइट्स कमेटी बनी थी, यूनियन पावर्स की बनी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कमेटी बनाई गई थी।
अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी बाय इलेक्टेड मेंबर्स, कौन से, जो कि प्रांतीय असेंबलीज के थे देश की, ठीक, प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे यहाँ पे, प्रोविंशियल थे। इसे प्रिसाइड किया था, मतलब यहाँ पे जो चेयरपर्सन थे उस टाइम तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम याद रखना, किसी भी पेपर में आ सकता है, ठीक। इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिन्हा के बाद आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जो प्रेसिडेंट बने थे असेंबली के, और इसमें थे 30 से भी ज़्यादा शेड्यूल क्लास मेंबर्स, ठीक। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे असेंबली में, एंग्लो इंडियंस भी थे, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड एक आर्टिकल है, ठीक। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक, टेम्परेरी थे वो, ये, ठीक, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 9 दिसंबर 1946 से लेके। फिर राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट, ठीक। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के 11 दिसंबर 1946 को, ये भीमराव अंबेडकर, ठीक। हरेंद्र कोमर मुखर्जी, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के चेयरमैन थे उस टाइम पे, और इन्होंने बेसिकली क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। HP मोदी जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे पारसी कम्युनिटी के, ठीक। फ्रैंक एंटोनिम, ये थे एंग्लो इंडियन सेक्शन के। तो ये 3 नाम बेसिकली याद कर लेना, बहुत रेयर लोगों को पता होते हैं। एज ए एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी के कौन थे, क्रिश्चियंस के बेसिकली हरेंद्र कुमार मुखर्जी, पारसी के HP मोदी, और एंग्लो इंडियन के थे फ्रैंक एंटोनिम, ठीक। अब बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आप प्रिपरेशन कर रहे तो आपने NCERT की बुक के फर्स्ट सेकंड पेज में देखा होगा प्रीएम्बल चिपका होता है। ये संविधान का सॉरी, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप सबका अधिकार बनता है कि आप इसके बारे में जानें। ये क्या है, ये बेसिकली एक समराइज्ड वर्जन है, ठीक। यह एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ये, ठीक, भारतीय संविधान की, जिसमें कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमनी resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। जिसमें कहा गया आगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, लिबर्टी, विचारों की एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, और उसको प्रमोट भी करना है। फ्रेटर्निटी है, बेसिकली फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, एज्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक। ये पहला पार्ट है प्रीएम्बल का, ये दूसरा पार्ट है प्रीएम्बल का, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें डेट डिफाइन की गई है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give ourselves the constitution। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बेसिकली याद करने में आसान रहता है, बहुत ईजी है, ठीक। इंपॉर्टेंस क्या है प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल हाईलाइट करता है फंडामेंटल वैल्यूज़ और गाइड करता है प्रिंसिपल्स को। पहला वर्ड क्या है प्रीएम्बल का, वी द पीपल, जो सिग्निफाई करता है कि जो पावर है वो बेसिकली आम जनता के हाथों में है, ठीक। इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके पास पावर है, कौन किसको आप चुनेंगे अपना नेता, ठीक। यही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। प्रीएम्बल बताता है बेसिकली इम्पोर्टेंट नेशनल गोल्स को, जो हर सिटीजन्स को पता होने चाहिए और गवर्नमेंट उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेगी, ठीक। सच एज सोशलिज्म, सामाजिकवाद, सेक्युलरिज्म और राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो प्रीएम्बल में थे उसके एक्सप्लेनेशंस क्या है, जैसे वहाँ पे कहा गया था सोवरिन, सोवरिन होता है सुप्रीम या इंडिपेंडेंट, ठीक, सबसे महान, ठीक। सुप्रीम गॉड कहते हो आप, सुप्रीम कोर्ट होता है वैसा ही, ठीक। तो इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है, सोवरिन है, मतलब एक्सटर्नली फ्री है फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। कोई भी विदेशी आके हमें, ऐसा नहीं है कि हम पे हक जमा सकता है, हम उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनली क्या है, हमारे पास फ्री गवर्नमेंट है जो कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, ठीक है, और लॉज बनाती है लोगों को, देश को चलाने के लिए। दूसरा वर्ड था वहाँ पे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है ये ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट
एक्ट 1976 में। यहाँ पे बेसिकली 3 वर्ड किए गए थे, SSI, आगे देखेंगे दूसरा एस क्या है और आई क्या है। ठीक, ये बताता है बेसिकली इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन और रिलीजियस टॉलरेंस को, कि हर इंसान के पास राइट है प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट कोई भी धर्म जो होता है उसके इच्छा अनुसार उसको। ठीक, और सारे रिलीजन्स को भाई बराबर ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि वो फलाने धर्म का है उसको इग्नोर मारो या उसको दबाओ, ऐसा चीज़ हमारे देश के संविधान में नहीं डिफाइंड है। ठीक, जितने भी सिटीजन्स हैं अपने धर्मों की विचारधाराओं के आधार पे बराबर हैं कानूनी तौर पे। ठीक, कानून सबको एक नज़र से देखता है। ठीक, किसी भी धर्म में सरकार के हिसाब से अलग होना नहीं बताया, गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से। ठीक, भारत का अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इसीलिए आज तक बना ही नहीं है। ठीक, डेमोक्रेटिक तीसरा वर्ड था वहाँ पे। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जो भारत है वो डेमोक्रेसी फॉलो करता है, मतलब हम डेमोक्रेटिक है, आज़ाद है। कैसे? क्योंकि हमारे पास है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हो आसान भाषा में। ठीक, बाकी जो भी राइट्स है बिना डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस जो भी होता है कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन, इनको साइड में रख के पेटी में बांध के फेंक दोगे तब भी आपके पास सारे राइट्स बराबर है। ठीक, हर नागरिक के पास बराबर अधिकार है। अगला था रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक होता है जो कि अपोज करता है मोनार्की को। ठीक, मोनार्की होता है एक शासन वाला, रिपब्लिक होता है बहुशासित कह सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या, हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट किया जाता है हेरिडिटरी बेसिस पे, लाइफ टाइम पे। ठीक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स टेन्योर। मोनार्की में किया जाता है लाइफ टाइम पे। ठीक है, अपने देश में नहीं किया जाता। हेड ऑफ स्टेट होता है फिक्स टेन्योर के लिए, 5 साल कह सकते हो आप। ठीक, 5 साल के लिए फिक्स इलेक्ट किया जाता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। ठीक, जैसे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जाता है 5 सालों के लिए। ठीक, इसका कई क्रिटिसिज्म भी हुआ था जहाँ पे कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अलग है वेस्टर्न कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, जो कि क्या करता है, जो कि एक इंस्पिरेशन को डिराइव करता है और डिफाइन करता है बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक, एज सुप्रीम लॉ मेकिंग ऑफ द लैंड। तो ये पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग ऑफ द लैंड। तो हमारे में कह सकते हैं हम लेजिस्लेचर जो है वो उसको अप्रोच करता है कि भैया ऐसा वाला चाहिए। जुडिशरी जो है वो बोलेगी कि इसमें ये कमियां हैं या नहीं कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। ठीक है, हिस्टोरिकल एरा की बात करते हैं इस बीच। तो ये बेसिकली पीरियड्स में डिफाइंड है। तो 1600 से 1765 के बीच क्या था, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों ने अपना जो भी आने का प्रक्रिया थी वो पूरी करी। 1765 से 1858 क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी। ठीक, 1857 में रिवोल्ट भी किया था हमने। 1858 से 1919 कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके बाद फिर हमने साइमन कमीशन आया और भी कई सारी चीज़ आई, वो हम एक हिस्ट्री के अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, 1919 से 1947 सेल्फ गवर्नमेंट का प्रावधान आया। 47 से 50 नया संविधान बना। ठीक, भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो बेसिकली करंट फॉर्म में उसमें एक प्रियम्बल है, 25 पार्ट है, ये 2014 के हिसाब से 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, 2 अपेंडिसेस है, 98 अमेंडमेंट्स है। और आज की बात करेंगे आप तो हमारे पास एक प्रियम्बल है आज की डेट में अपने संविधान में। ठीक, बाकी 22 पार्ट्स है हमारे पास, XXII कहते हो आप उसको, 22 पार्ट्स है। ठीक, लगभग 498 आर्टिकल्स है, करीब 498 के करीब आर्टिकल्स है। ठीक, और 105-6 के करीब अमेंडमेंट्स कर चुके हैं हम आज तक, 1056। ठीक, कुछ और अभी पेंडिंग पे है, ये भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगी। ठीक, ये इतने अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर है ये पूरा जो कि इस तरह से डिफाइंड है। इसको आप देख सकते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो प्रियम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल, अपेंडिसेस। ठीक, पार्ट्स आर्टिकल्स में क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। नया वाला डाटा याद रखना, आर्टिकल्स हो चुके हैं 498। ठीक, शेड्यूल्स 12 ही है, सही है। अमेंडमेंट्स 105। ठीक, पार्ट्स है 22। ठीक, तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट्स कौन कौन से हैं बेसिकली? तो ये बेसिकली टोटल पूरे पार्ट्स हैं। तो पहला है यूनियन स्टेट्स वाला, जो उनके बॉर्डर्स को डिफाइन करता है। दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप का। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स का। फिर डीपीएसपी। डीपीएसपी के अधीन आता है 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूनियन गवर्नमेंट का अलग है पार्ट 5। पार्ट 6 डील करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट से। पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था 7वीं अमेंडमेंट में। एक्चुअल में पार्ट 7 था क्या, ये जानने की थोड़ी ज़रूरत है। इसको ओमिट किया गया था। ये था बेसिकली स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल इसको हटा दिया गया था। पर ठीक, जो इस सॉरी फर्स्ट शेड्यूल में जो पार्ट बी स्टेट थे उनको इसमें इंक्लूड किया गया था, बाद में इसको ओमिट कर दिया गया। तो देर इज़ नो पार्ट 7 प्रेजेंट एज ऑफ नाउ। ठीक, पार्ट 8 डील करता है यूनियन टेरिटरी से। पार्ट 9 पंचायत, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पंचायत के अंदर आती है पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटी और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 10 शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरियाज। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, मतलब जो भी भारत के अधीन जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है इनसाइड इंडिया, वो। पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। इसमें बेसिकली कवर हो जाती है आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और भी कई सारी सर्विसेज। 14A इसके अधीन है ट्रिब्यूनल्स। 15 इलेक्शंस। 16 स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस वाला। 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। 18 इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि मोस्टली चले हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पेपर के लिए 2024। 19 मिसलिनियस है, जिसमें कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। आप कह सकते हो जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक, इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। 20 अमेंडमेंट है, जिसके तहत सारी अमेंडमेंट्स होती है। 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस है। और 22 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट्स है। पहले ये बेसिकली 22 पार्ट्स में था। ठीक, बाद में 7 और 9 को जो है उसे रीपिल कर दिया गया 1956 में। ठीक, जिसकी वजह से न्यू ऐड किए गए। उसके बाद फिर 4A, 9A, 9B और 14A, ठीक, अमेंडमेंट्स के द्वारा। ठीक, आखिरी जो लेटेस्ट वाला ऐड किया गया था वो था 19B, 97th अमेंडमेंट के अधीन। ठीक, शेड्यूल्स की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से? पहला शेड्यूल जो है वो है स्टेट और यूटी। दूसरा है सैलरीज वाला, एमोलूमेंट्स ऑफ हाई लेवल ऑफिशियल्स, जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं या जुडिशियल लेवल के हैं उनकी सैलरीज। तीसरा ओथ के फॉर्म्स क्या है, किसके पास शपथ लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब। फोर्थ शेड्यूल डिफाइन करता है बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में या स्टेट में या यूटीज़ में। फिफ्थ जो है वो प्रोवाइड करता है प्रशासन को, ठीक, जो कि शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब में होना चाहिए। सिक्स शेड्यूल जो है वो है बेसिकली ट्राइबल एरियाज इन असम। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये AMTM है। ठीक, ये स्टेट्स AMTM है इसमें। सेवेंथ जो है वो यूनियन स्टेट की कंकरेंट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। एट्थ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो कि न्यूज़ में चला था रिसेंटली, इंपॉर्टेंट बन जाता है। 9 लैंड और टेनर रिफॉर्म्स। 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन को डिफाइन करता है फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। 11 जो है वो डिफाइन करता है पंचायती राज को। 12th है म्यूनसिपैलिटी को। ठीक, अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम,
इक्वालिटी, एक्सप्लोटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक, जो कि सेव करते हैं कुछ लॉज को, ठीक। इसके अधीन जो आर्टिकल्स है उसको भी देख लेते हैं पहले। राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से हैं? तो जब आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हो तो आपके आर्टिकल्स बन जाते हैं यहाँ पे आर्टिकल 14 to 18। इक्वालिटी में है 14 to 18, ठीक। राइट टू फ्रीडम में हो जाते हैं आपके 19 to 22, 1922। एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो आपके आते हैं 23, 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में अगर आप बात करते हैं तो इसमें आ जाता है 25 to 28। कल्चरल एजुकेशनल राइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 29, 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर बात करते हैं तो ये आ जाता है 32 से 35। इस बीच वाला जो उसको ओमिट कर दिया गया था वो था प्रॉपर्टी वाला, ठीक, वो अब राइट नहीं रहा है। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है वो है बेसिकली 12 से लेके 35 तक, ठीक, आर्टिकल्स, ठीक, जिसमें से 12-13 जो डेफिनेशन है और लॉज हैं, ठीक। 12-13, 14 से लेके 18 इक्वलिटी, ये सब इस तरह से एज ऑन जाते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? तो सबसे मेन जो ड्यूटी है कि भैया संविधान की रिस्पेक्ट करो, ठीक, उसके आइडल्स इंस्टीट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करो, जिसमें से एक आता है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। तो कभी भी नेशनल फ्लैग को के सामने कुछ भी गलत काम ना किया जाए, या नेशनल एंथम में कोई भी रूल ब्रेक ना किया जाए, ठीक। दूसरा, जो भी नोबल आइडियाज़ है उसको शेरिश किया जाए, ठीक, जिन्हें हमारे नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे आज़ादी के लिए बनाया गया था, उसको शेरिश किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, ठीक। तीसरा, वैल्यू करनी है, मतलब वैल्यू देनी है या प्रिजर्व बचा के रखना है जो हमारा रिच हेरिटेज है, ठीक, कंपोजिट कल्चर का, ठीक। चौथा है प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक, कोई भी हानि नहीं पहुंचानी है, ठीक। डीपीएसपी भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक। डीपीएसपी क्या है? ये बेसिकली सेफ गार्ड करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को वायलेंसेस के अगेंस्ट, ठीक। कुछ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है यहाँ पे जो कि स्टेट्स फॉलो करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत लेवल, विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे आ जाता है सिटीजन्स के लिए, और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भी इसके अधीन आ जाता है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम यही करते हैं एज ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अगली वीडियो पे। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।